हेलो बच्चों, आप लोगों का जो है आपके प्यारे चैनल एच.यू. खान केमिस्ट्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है बायोलॉजी में कक्षा 12 की बायोलॉजी में जो है 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने जो है 4 पार्ट जो है आप लोगों को पढ़ाया है, जिसका वीडियो आप लोगों को जो है मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चारों वीडियो आप देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो रहा हो आपका तो अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तभी जो है ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो इसलिए जो ना देखे हों वो जाकर पिछला वीडियो जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं जायांग या स्त्री केसर के बारे में, ठीक है। हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं पुमंग के बारे में, यानी पुरुष जननांग जो होता है, नर जननांग होता है, उसके बारे में पढ़ा था हमने। नर युग्मोद्भिदी का विकास पढ़ा था और उनके विकास की प्रक्रिया को हम लोगों ने लघु बीजाणु जनन कहा था, वो भी पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं जायांग पर, यानी मादा जननांग पर। जो पुरुष का पुष्प का जो है मादा जननांग होता है उसका बात करने वाले हैं। जायांग को जो है स्त्री केसर भी कहा जाता है, इंग्लिश में गायनोसियम कहते हैं। और जो जायांग होता है उसकी एक इकाई को अंडप कहा जाता है, यानी कई अंडप मिल जाएं तो किसका निर्माण करते हैं, जायांग का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने पीछे बताया था आप लोगों को कि कई पुंकेसर मिल जाएं तो जो है पुमंग का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से यानी पुंकेसर जो है या कह सकते हैं हम कि जो है पुंकेसर पुमंग की एक इकाई है। उसी प्रकार से जो अंडप होता है वो जायांग की एक इकाई है। इंग्लिश में इसको कार्पेल कहते हैं, CARPEL, कार्पेल कहते हैं। अब अगर देखा जाए कार्पेल में, तो कार्पेल में यानी अंडप में 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है इसका अंडाशय, जिसको इंग्लिश में ओवरी कहा जाता है। एक होता है वर्तिका, जिसको इंग्लिश में जो है क्या नाम है, स्टाइल कहा जाता है। तीसरा जो है वर्तिकाग्र है, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने जो है, जो आपको पुष्प एवं पुष्प के भाग वाला जो है फिगर बनवाया था, उसमें सारी चीज़ें आपको दिख भी रही होंगी। लेकिन थोड़ा सा बस रिवाइज कर लीजिए। जो अंडाशय होता है वो पुष्प का नीचे फूला हुआ भाग होता है, वो अंडाशय होता है, ठीक है। अंडाशय के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग जो है ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट संरचना है भाई, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा को हिंदी में कहते हैं बीजांडासन। देखिए बायोलॉजी में जो है हिंदी थोड़ा सा कठिन लगता है। तो प्लेसेंटा मतलब बीजांडासन, यानी जो ओव्यूल है यानी बीजांड है वो बीजांडासन के द्वारा अंडाशय से लगा होता है, अंडाशय से लगा हुआ होता है। अब अंडाशय के थोड़ा सा ऊपर एक नलिकानुमा संरचना दिखाई देती है आपको, नलिका के समान संरचना दिखाई देती है, थोड़ी सी लंबी होती है, पतली होती है। उस संरचना को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। ये जो स्टाइल होता है एक प्रकार से जो है जब परागकण वर्तिका से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, फिर वर्तिकाग्र से होते हुए जैसे जैसे वो अंडाशय की ओर आते हैं तो वहाँ पर एक मार्ग का कार्य करता है। इसी में से जो है पराग नलिकाएं निकलती हैं और आकर अंडाशय के अंदर जाती हैं और अंडाशय के अंदर बीजांड में प्रवेश करती हैं और मादा युग्मक को फ्यूज करती हैं, निषेचित करती हैं। अब तीसरा जो नंबर है वर्तिकाग्र का, वर्तिकाग्र को इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। जो स्टिग्मा होता है वो स्टाइल का सबसे ऊपरी भाग होता है, थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है। इस पर कुछ श्लेष्म पदार्थ यानी चिपचिपे पदार्थ और कार्बोहाइड्रेट आदि भी पाए जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट या श्लेष्मा युक्त पदार्थ जो होते हैं वो जब परागकण आते हैं परागण की क्रिया द्वारा, परागकण आते हैं परागण की क्रिया द्वारा वर्तिकाग्र पर, तो उनको ये पोषण प्रदान करते हैं, जिसके कारण जो परागकण होता है अपना विकास करता है और उसमें से परागनलिकाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। और वही परागनलिकाएं जो है वर्तिका से होती हुई अंडाशय में जाती हैं और अंडाशय से बीजांड में प्रवेश कर जाती हैं। तो सबसे प्रमुख भाग अगर बात करें तो बीजांड ही है। ये जो बीजांड का फिगर आपको दिखाया गया है ये टीएस ऑफ ओव्यूल बनाया गया है, यानी बीजांड का अनुप्रस्थ काट है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये फिगर भी इंपॉर्टेंट है, फिगर भी पूछ लिया था खाली जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि जो है बीजांड के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये नामांकित चित्र बस इतने बना देना, आपको ध्यान से फिगर देख लीजिएगा, 1-2 बार जो है फिगर का रिविजन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान सा फिगर है, ठीक है। जैसे इस तरह लाइन खींच दीजिए, ठीक है, अंदर जो है सेल्स बना दीजिए, अंदर जो है भ्रूणकोश बना दीजिए, ठीक है। अब देखा जाए बीजांड, अगला हेडिंग पड़ेगा आप लोगों का बीजांड। तो बीजांड में देखिए अगर, तो बीजांड में एक सबसे जरूरी चीज ये है कि जहां से इसका अध्यावरण प्रारंभ होता है, अध्यावरण मतलब एक प्रकार से
क्या नाम है, एक लाइन होती है, ठीक है, एक परत होती है जहाँ से इस परत का निर्माण होता है। यहाँ से ये परत आ रही है काली वाली, यहाँ पर दिख रही है आपको। इस परत का जहाँ से निर्माण होना शुरू होता है, यानी ये परत जहाँ से बनना शुरू होती है, ये वाली परत, ये वाली, इस तरह से ये वाली मुख्यतः 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। उस वाले भाग को, यानी बीजांड के उस भाग को जहाँ से अध्यावरण प्रारंभ होते हैं, उस भाग को कहा जाता है न्यूसेलस। क्या कहा जाता है? न्यूसेलस। न्यूसेलस को हिंदी में कहते हैं बीजांड काय। उस भाग को बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय के ऊपर वाले भाग को चलाजा कहा जाता है। चलाजा को हिंदी में निभाग कहते हैं, ठीक है। तीसरी बात, जहां इंटीग्यूमेंट यानी अध्यावरण जाकर जहां समाप्त हो जाते हैं, दोनों ओर से जाते हैं इंटीग्यूमेंट भाई, इधर से भी जाते हैं और इधर से भी जाते हैं, तो दोनों ओर से जहां आते हैं और जहां पर समाप्त होता है इंटीग्यूमेंट, वहां पर एक सूक्ष्म सा छोटा सा छिद्र रह जाता है। उस छिद्र को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल, या हिंदी में बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। इंटीग्यूमेंट मतलब होता है अध्यावरण, ठीक है। और इसके नीचे यानी जहां पर जो है माइक्रोपाइल पाया जाता है, उसके बगल में एक नीचे की ओर जो है क्षणनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, या हिंदी में बीजांड वृंत कहते हैं, ठीक है। और बीजांड के बीचों बीच एक जो है अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सैक यानी भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण के कोश के बारे में आगे हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसलिए बस इतना, यानी कि यहाँ पर कि अंदर जो है एक अंडाकार संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग जो है भ्रूण कोश कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात की जाए बीजांड की, तो बीजांड जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं बीजांड। कौन कौन से बीजांड होते हैं? एक होता है ये जो बीजांड बना है, एनाट्रोपस लिखा हुआ है, एनाट्रोपस है, बीजांड का टाइप है ये। एक एनाट्रोपस बीजांड है, ठीक है। और एक जो है आर्थोट्रोपस बीजांड है। ये अलग अलग कुल के पौधों में पाया जाता है, अलग अलग फैमिली वाले पौधों में पाया जाता है। एक है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस, और एक जो है सरसीनोट्रोपस। वैसे तो और भी बुक में आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन 4 प्रमुख प्रकार के बीजांड होते हैं। एनाट्रोपस बीजांड की अगर देखा जाए कि एनाट्रोपस बीजांड किसे कहते हैं, तो ऐसा बीजांड जिसमें फ्यूनिकल और माइक्रोपाइल यानी बीजांड वृंत और बीजांड एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं। मतलब इस तरह से एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, एक दूसरे के समानांतर स्थित होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाट्रोपस बीजांड। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस बीजांड, ठीक है। दूसरा अगर बात करें आर्थोट्रोपस की, इसकी बात करें आर्थोट्रोपस की, तो आर्थोट्रोपस बीजांड का फिगर कुछ इस प्रकार से बनता है। ऐसे कुछ, ठीक है। ये एम्ब्रियो सैक है और ये जो है फ्यूनिकल है। तो ये हो गया बीजांड वृंत, और ये क्या हो गया? माइक्रोपाइल। यहाँ पर क्या था? बीजांड वृंत और माइक्रोपाइल एक दूसरे के समानांतर थे, अगल बगल थे, सीधी रेखा में। और यहाँ पर क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बीजांड वृंत और माइक्रोपाइल एक दूसरे के 180 डिग्री विपरीत होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के बीजांड को आर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। तीसरा जो है एम्फीट्रोपस बीजांड। एम्फीट्रोपस बीजांड में जो भ्रूण कोश होता है वो इस प्रकार मुड़ा होता है जैसे घोड़े की नाल। तो इस प्रकार की जो बीजांड होते हैं उनको हम लोग एम्फीट्रोपस बीजांड कहते हैं। और जो चौथा बीजांड है हमारा सरसीनोट्रोपस। सरसीनोट्रोपस बीजांड में ध्यान रखिएगा, ये जो फ्यूनिकल है, जैसे मान लीजिए अभी हमने बनाया था फिगर सरसीनोट्रोपस में, जैसे मान लीजिए फ्यूनिकल है, ये माइक्रोपाइल है, इधर वाला माइक्रोपाइल है, इधर वाला फ्यूनिकल है। तो फ्यूनिकल इतना मुड़ जाता है, लगभग 360 डिग्री मुड़ जाता है, ठीक है, 360 डिग्री मुड़ जाता है। तो उस प्रकार के हम लोग बीजांड को क्या बोलते हैं? सरसीनोट्रोपस बीजांड कहते हैं। तो ये तो हुआ बीजांड के प्रकार, ठीक है। अब बीजांड है क्या चीज? तो बहुत सारे अध्यावरण से घिरा, बहुत सारे क्या हम कह सकते हैं, 2 ही अध्यावरण होते हैं मुख्यतः, 2 या 3 अध्यावरण से घिरे गुरु बीजाणु को। ये सब गुरु बीजाणु कोशाएं हैं, ये सब गुरु बीजाणु कोशाएं हैं। वहां पर लघु बीजाणु था नर वाले में, यहाँ पर गुरु बीजाणु उसको बोलते हैं। गुरु बीजाणु कोशाओं को हम लोग जो है समूह को जो है क्या बोलते हैं? बीजांड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बीजांड की बात। बीजांड जो है इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि बीजांड में ही भ्रूण कोश पाया जाता है और भ्रूण कोश के अंदर ही मादा युग्मक होते हैं, ठीक है। अगर हमें जनन पढ़ना है तो युग्मक का पोजीशन, युग्मक कहाँ है, कैसे है, कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत जानना जरूरी है। क्योंकि हम जब
फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, तो युग्मक का ही निषेचन करवाएंगे। तो इसलिए बीजांड बहुत जरूरी है, ठीक है। और बीजांड ही आगे चलकर जो है बीज का निर्माण करता है निषेचन के बाद, तो इसलिए भी बीजांड बहुत जरूरी है। तो ये जो फिगर बनाया है इसको जो है आप लोग साफ साफ नोट कर लीजिएगा। और ये जो बनाया हमने अनुप्रस्थ काट बनाया है किसका, ओव्यूल का, यानी बीजांड का अनुप्रस्थ काट है। ये कैसा बीजांड है, एनाट्रोपस बीजांड है, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात हुई बीजांड की कि बीजांड है क्या चीज, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम बात करेंगे भ्रूणकोश के बारे में, क्योंकि अभी हमने बताया था कि इनके अंदर जो है भ्रूणकोश पाया जाता है। तो अगला हेडिंग होगा आपका भ्रूणकोश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रियो सैक। इसका भी फिगर बनाना चाहें तो बहुत ही आसान सा फिगर है। एक केवल अंडाकार संरचना बना दीजिए, ठीक है। एक अंडाकार संरचना बना देंगे और इस तरह से जो है 3 सेल बना देंगे, 3 न्यूक्लियस भी होंगे, एक सेल ये हो गया, एक सेल ये, एक सेल ये। इसी प्रकार से नीचे भी 3 सेल बनाएंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 न्यूक्लियस भी हैं। और बीच में जो है 2 न्यूक्लियस बनाएंगे जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। तो ये दोनों क्या है, ध्रुवीय केंद्रक यानी पोलर न्यूक्लियाई। ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिमुख कोशाएं। प्रतिमुख कोशाएं। ये ऊपर वाला जो है इसको बोलते हैं एग सेल, और नीचे जो दोनों हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। सिनर्जिड सेल। और ये एग सेल और सिनर्जिड सेल मिलकर जो है एग ऑपरेटस का निर्माण करता है, यानी अंड समुच्चय। अंड समुच्चय या उपकरण कहीं कहीं लिखा दिखाई देगा, उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। बीच में द्रव भरे हुए होते हैं, ठीक है, उपयोगी द्रव, ठीक है, भरे रहते हैं। भ्रूण की बहुत कोश के बारे में अगर देखा है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो बहुविकल्पीय के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से पूछी जाती है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है, कि जो भ्रूण कोश है वो 8 केंद्रकीय यानी 8 केंद्रक वाला और 7 कोशिका वाला और 7 कोशिकीय, ठीक है, संरचना होती है। 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। जो भ्रूण कोश होता है वो कैसी होती है भाई, 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 ऊपर 3 नीचे और 2 बीच में, यानी 8 केंद्रक दिखाई दे रहे हैं। और 7 कोशिकीय कैसे होगी, जब 8 कोशिका है तो 8 केंद्रक होना चाहिए। यहीं पर सबसे पॉइंट वाली बात है कि 3 केंद्रक तो ऊपर है, 3 केंद्रक नीचे हैं, लेकिन ये जो दोनों केंद्रक हैं ये निषेचन के समय फ्यूज कर जाते हैं, यानी मिल जाते हैं, और मिलकर दोनों केंद्रक एक नया केंद्रक बना लेते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं यानी आगुणित होते हैं, और दोनों मिलकर जो है डिप्लॉइड बना लेते हैं। तो इसीलिए ये एक केंद्रक बन जाता है और 3-3 ये बन जाते हैं, एक कोशिका ये बन जाती है और 3-3 ये बन जाते हैं, यानी 7 कोशिकीय बन जाता है। और केंद्र कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो 8 केंद्र की 7 कोशिकीय संरचना होती है, ये याद रखिएगा भ्रूण कोश के बारे में। अगर भ्रूण कोश में देखा जाए तो 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहले जो भाग होता है वो अंड उपकरण होता है, दूसरा जो भाग होता है पोलर न्यूक्लियाई होता है यानी ध्रुवीय केंद्रक, तीसरा जो भाग होता है एंटीपोडल सेल होता है। अंड उपकरण में अगर देखा जाए तो एक होता है एग सेल यानी अंडकोशा, और दूसरा जो होता है 2 सिनर्जिड सेल यानी सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, यानी जो अंड उपकरण होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य प्रमुख ये होता है कि जब परागण की क्रिया द्वारा जब परागकण आता है, यानी परागकण में होता क्या है, नर युग्मक जो है पराग नलिका के थ्रू आते हैं, बीजांड में प्रवेश करते हैं, बीजांड से भ्रूण कोश में जाते हैं, क्योंकि भ्रूण कोश में ही मादा युग्मक होते हैं। तो भ्रूण कोश में जब जाते हैं तो ये जो उपकरण होते हैं, अंड उपकरण, ये तीनों मिलकर ये एक प्रकार से जो है भोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं उस नर युग्मक को, ताकि वो आसानी से अपना जो है मजबूत हो जाए, हष्टपुष्ट हो जाए, और आसानी से जाकर जो है पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय केंद्रक, यही सबसे मादा युग्मक होता है, इसी को जाकर फ्यूज कर दें। तो ये जो है एक प्रकार से भोजन प्रदान करने का कार्य और एक प्रकार से सहायता प्रदान करता है उसको जाने के लिए, ठीक है। बाकी इतना ही कार्य होता है, जैसे ही अंदर प्रवेश कर जाता है ये जो है नष्ट हो जाता है। अब जो है बच्चा एंटीपोडल सेल, इसका कार्य क्या होता है, तो एंटीपोडल सेल यानी प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, इसका कार्य होता है दिशा देना, जाओ भैया उधर चले जाओ,
नीचे की ओर से एनर्जी सेल है, उधर ही चले जाइए आप और उधर से ही प्रवेश करिए आप अंदर, हमारे अंदर। ठीक है, तो ये निर्देश देने का कार्य करता है। जैसे ही अंदर जाता है तो ये भी जो है डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब बाकी बचे दो ही, सबसे प्रमुख यही हैं। जो ध्रुवीय केंद्रक है वही मादा युग्मक होता है। जब निषेचन की क्रिया होने वाली होती है उसी समय जो ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं वो दोनों फ्यूज कर जाते हैं आपस में और एक डिप्लॉयड केंद्रक का निर्माण करते हैं, और इसी डिप्लॉयड केंद्रक से ही, निद्विगुणित केंद्रक से ही जाकर फ्यूज करता है नर युग्मक, और फ्यूज करता है तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपने आज की वीडियो में मादा जन्नांग, पौधों के मादा जन्नांग यानी जायांग के बारे में, बीजांड के बारे में और भ्रूण के कोष के बारे में जो है अच्छी तरीके से जाना। हमें आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जो है ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग नर और मादा दोनों भागों को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो है जब दोनों भागों को पढ़ चुके हैं तो उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, दोनों को मिलाना है, यानी नर और मादा युग्मक को मिलाना है। उस क्रिया को हम लोग निषेचन बोलते हैं। तो अगला टॉपिक हम लोग जो है पढ़ेंगे निषेचन, लेकिन उससे भी पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, परागण। परागण में मतलब ये होता है कि नर जो भाग होता है वो मादा भाग तक पहुँचता कैसे, क्योंकि भाई ये पौधे हैं और पौधों में जो भाग पाए उनके पास हाथ पैर तो होता नहीं, किसी न किसी माध्यम के द्वारा जाएंगे। जो नर भाग होगा मादा भाग पर किसी न किसी माध्यम के द्वारा जाएगा, तो उस क्रिया को यानी जाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परागण। तो परागण पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद निषेचन पढ़ेंगे, और निषेचन जब हो जाएगा तो जान लीजिए निषेचन हो गया, तो जान लीजिए जनन हो गया। क्योंकि निषेचन की क्रिया के बाद जो है फिर बीजांड से बीज बनेंगे, और जो भ्रूण कोष वो क्या नाम है, जो अंडाशय होगा वो जो है बाहरी आवरण का निर्माण करेगा, और इस तरह से जो है बीज का निर्माण हो जाएगा, फल का निर्माण हो जाएगा, और बीज से जो है नए पौधे का उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार की क्रिया को हम लोग ही जनन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।